ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप सुन रहे हैं कि आज चुनाव की घोषणा हो सकती है और आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने बुलाई है, तो संभवतः यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आज चुनाव की घोषणा हो सकती है और आज से ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो आचार संहिता के पहले मैं आपसे चर्चा करता हूं कि इस बार जो नारा दिया जा रहा है कि बीजेपी 400 पार या एनडीए 400 पार, तो क्या यह संभव हो पाएगा? तो ये जानने के लिए हमने जब सर्वे किए और मतदाताओं से सीधे संपर्क साधा, मतदाताओं से संवाद किया, तो जो हमारे पास जो आंकड़े आए हैं मतदाताओं के संवाद के साथ, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले हम कुछ पुरानी बातें याद कर लेते हैं कि 2004 जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो मित्रों आपको याद होगा कि फील गुड का नारा दिया गया था, फील गुड। और फील गुड से ये कहा जा रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इस बार निश्चित रूप से बनेगी और बहुत ज़्यादा आशान्वित थे, बीजेपी बहुत ज़्यादा आशान्वित थी कि इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। परंतु जब नतीजे आए तो इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। कुछ इसी तरह के नज़ारे इस बार दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व है, यदि शीर्ष नेतृत्व बहुत ज़्यादा आशान्वित है और शीर्ष नेतृत्व को छोड़ दें तो अन्य किसी नेतृत्व में, नीचे के जो नेतृत्व है उसमें कोई उत्साह का नज़र नहीं आ रहा है। वो यह मान के चल रहे हैं कि हम जो है बिना प्रचार के चुनाव जीतेंगे। तो बिना प्रचार के चुनाव जीतने की जो अवधारणा भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में विकसित हो रही है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा डेंट ना कर दे, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मित्रों, मोदी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो सतत प्रयास करते हैं। उनका शीर्ष नेतृत्व अमित शाह जी, आपके शीर्ष नेतृत्व की जहाँ तक बात करें तो मोदी जी जगह जगह जा रहे हैं और साउथ में उन्होंने इस बार फोकस कर रखा है कि हम साउथ में जो 130 सीट्स हैं उसमें अधिक से अधिक सीटें जीतें। और ये इसकी बहुत अधिक संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि इस बार साउथ में बहुत अच्छे परिणाम मिलने के आसार नज़र आ रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो यदि हम शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो सबसे पहले हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की जो छवि है वो बहुत अच्छी है। उसके बाद यदि हम बात करें जिनके चेहरे पर चुनाव जीता जा सकता है तो वो हैं नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी का जहाँ भी जाते हैं तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्पष्ट दिखाई देते हैं और पब्लिक को ये बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि विकास हुआ है। रोड जो जिसमें पब्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा सतत उपयोग करता है, उसमें उसको बड़ी प्रसन्नता होती है कि कम से कम कुछ नहीं तो रोड्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। वहीं बात करते हैं, यदि हम विदेश मंत्री की जब हम बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद जी, जो जयशंकर जी जब बाइडेन को और अमेरिका को स्पष्ट रूप से साफ दो टूक बात करते हैं तो ये बात पब्लिक को बहुत अच्छी लगती है। मतदाता भाई इससे गदगद हो जाते हैं। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो पश्चिमी देशों ने बहुत दबाव डाला कि भारत रूस से अपने संबंध और सामान खरीदना बंद कर दे, तेल खरीदना बंद कर दे, मगर भारत ने इस बात का कड़ा विरोध किया और व्यापार बहुत बढ़ा है। 100% तक व्यापार रूस से बढ़ गया है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत है बीजेपी के लिए। वहीं अमित शाह जी बहुत मेहनत करते हैं और वो भी अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा हैं, इस तरह के जो शीर्ष नेतृत्व
सतत प्रयासरत है। मगर मैंने आपको बताया कि जो सांसद हैं जो इनको टिकट मिले हैं वो ये मान कर चल रहे हैं कि हम तो विजयी हो जाएंगे। इस समय तो बीजेपी की लहर है, तो यदि यह मान के चलेंगे तो कुछ ऐसा ना हो जाए जैसे 2004 में हुआ था कि फील गुड का नारा था और लोग जो है बाद में जब सरकार बनी तो कांग्रेस की सरकार बन गई। कुछ ऐसे ही नज़ारे इस बार कुछ दिखाई दे रहे हैं। यदि बात करते हैं कि क्या बीजेपी हार सकती है, तो बीजेपी के हारने के लिए बहुत सारी संभावना है। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि जो सांसद के टिकट मिले, मैं बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि वो ये मान के चल रहे हैं कि हम तो मोदी के नाम पर जीत जाएंगे, तो उनने अपने प्रयास करना बिल्कुल बंद कर रखे हैं। किसी तरह से कहीं भी मैं जाता हूँ, जहाँ भी मैं गया, मतदाता भाइयों से बात की तो उन्होंने बताया कि कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो प्रत्याशी है वो हमारे पास नहीं आया, उसने कोई संपर्क नहीं किया। यदि कोई आम सभा आती है तो वहाँ पे मंच पे ज़रूर पहुँच जाते हैं। दूसरी बात जो है, अभी जो मुद्दा आया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे से कितना डेंट होगा बीजेपी को, यह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे अधिक चंदा जो है बीजेपी को मिला है, परंतु दूसरे उसमें 1600 करोड़ रुपए के लगभग टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी को भी, तृणमूल कांग्रेस को मिला है, वहीं कांग्रेस को भी मिला है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं जो पाकिस्तान से जो चंदा मिला है वो कांग्रेस के खाते में गया है, और टीएमसी का जितना भी तृणमूल कांग्रेस का या पश्चिम बंगाल का जो भी चंदे हैं वहाँ पर उनकी आमदनी नहीं है, उनको लाभ नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा टीएमसी को दिया है। तो ये बड़ा अब इसका विरोध कौन करेगा? इसका विरोध नहीं होगा और ये चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा। इससे बीजेपी को किसी तरह का कोई नुकसान होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सभी चोर चोर मौसेरे भाई, मैं तो यही कहूँगा चोर चोर मौसेरे भाई, सभी ने चंदा लिया है, और जब सभी ने चंदा लिया है तो कोई इसको चुनावी मुद्दा बनाने के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है। सीएए की बात करें तो सीएए की बात में मुसलमान भाइयों को डराया जा रहा है और इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि उनको देश से निकाला दे दिया जाएगा, जबकि वास्तविकता बिल्कुल उलट है कि जो 30/12/2014 के पहले शरणार्थी भारत में आ गए हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से, जिसमें हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, ईसाई हैं और पारसी हैं, उनको नागरिकता देने की बात की है, किसी की नागरिकता छीनने की बात नहीं की है। और यदि मुसलमान भाइयों को पाकिस्तान के और बांग्लादेश के और अफ़गानिस्तान के उनको नागरिकता नहीं देने के पीछे कारण स्पष्ट है कि वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ में मुस्लिम के ऊपर अत्याचार नहीं हो सकता, और वो अत्याचार के कारण तो कम से कम भारत नहीं आए हैं, वो किन्हीं अन्य कारणों से भारत आए हैं। तो ऐसे में उनको जो नागरिकता नहीं दिया जाना बहुत अधिक उचित है, और मतदाता भाई इससे बड़ा उत्साहित है, और इसका लाभ, स्पष्ट लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और पश्चिम बंगाल में आश्चर्यजनक इसके परिणाम मिलने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ संदेश खाली का भी मुद्दा पश्चिम बंगाल में है। ममता बनर्जी खुद महिला होके भी उन्होंने इस पर कार्रवाई नहीं की और अपने सांसद को बचाने की पूरी कोशिश की। सीबीआई को भी प्रकरण नहीं सौंप रही थी, वो तो हाई कोर्ट के दबाव के कारण प्रकरण उनको देना पड़ा, अन्यथा इसका आक्रोश महिलाओं में विशेषकर है, हिंदू भाइयों में। और ममता बनर्जी भी जो है पोलराइज कर रही हैं। पोलराइजेशन जो ममता बनर्जी द्वारा किया जा रहा है, अन्य दलों के द्वारा जो पोलराइजेशन किया जा रहा है, सीए का विरोध करके जो पोलराइजेशन करने का प्रयास किया जा रहा, उससे भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट लाभ होता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में क्या 29 की 29 सीटें बीजेपी हारेगी, ये भी चर्चा है, क्या 29 के 29 सीटें हारेगी।
तो उसके कई कारण हैं, मुद्दे कई हैं। पहला मुद्दा तो मैंने बताया आपका इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा भी है। तो दूसरा मुद्दा है यदि परित्यक्त वर्ग SC ST मुस्लिम ये वर्ग यदि एक हो जाए तो बीजेपी निश्चित रूप से सभी जगह से हार उसकी संभव है। इलेक्टोरल बोर्ड का, और जैसा कि बीजेपी के अंदर जो एक आक्रोश है, जो उनके सांसद हैं या पुराने जो सांसद हैं जिनको टिकट नहीं मिला, काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, वो बिल्कुल बीजेपी के विरोध में कहीं ना कहीं उनके अंतर्मन के स्वर सुनाई देते हैं। तो ऐसा ना हो कि बीजेपी ही इस बार, बीजेपी के लोग ही बीजेपी को चुनाव हरा दें। ये भी संभव है कि बीजेपी के लोग बीजेपी को चुनाव हराएं, परंतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है। उनकी इच्छा भी बहुत अच्छी है। नितिन गडकरी के कार्य जो है हर जगह बोलते हैं। ऐसे ही विदेश मंत्री जी का हमेशा हर जगह इस बात की तारीफ होती है कि हमारा देश का यदि गौरव है तो हमारे विदेश मंत्री जी हैं, और उनका चयन भी भाई नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। तो मोदी ने जो भी चयन किया है, बहुत अच्छे लोगों को उन्होंने मौके दिए हैं। मेरे पास कुछ आंकड़े आए हुए हैं, तो मैं आंकड़ों को साझा कर रहा हूं कि ये चुनाव पूर्व अंतिम सर्वेक्षण है कि इसके बाद आचार संहिता लगेगी, तो फिर मैं आपके बाद चुनाव के बाद इसकी बात करूंगा। एक माह पहले भी मैंने इसके आंकड़े कुछ डाले थे, और जब मैंने दोबारा इसको किया तो लगभग उसी के आसपास मेरे आंकड़े आते हैं। जैसे यूपी है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 सीट्स हैं। 80 में से 76 से 78 सीट्स 76 से 78 सीट्स भारतीय जनता पार्टी की ओर जाते हुए दिखाई दे रही हैं। 2 सीट जो हैं वरुण गांधी की और मेनका गांधी की, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको बीजेपी टिकट देती है कि नहीं देती है। तो समाजवादी इंतजार कर रहे हैं कि यदि इनमें से किसी एक को भी टिकट बीजेपी नहीं देती है तो समाजवादी पार्टी इनको अपने चुनाव चिन्ह के तहत टिकट देके चुनाव लड़ाएगी, जिससे इनकी 2 सीट्स निश्चित हो जाएंगी। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में 48 सीट्स हैं, और तो 48 में से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, इसमें NDA, ये जो सारी सीट्स की बात कर रहा हूँ ये कंबाइंड सीट्स हैं, तो 30 से 35 सीट्स NDA को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में 25 सीट्स हैं, और आंध्र प्रदेश में चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। 8 से 10 सीट्स आज की स्थिति में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये आंकड़ा ऊपर छलांग लगा सकता है। पश्चिम बंगाल में आप देखिए, पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा उलटफेर होता दिखाई दे रहा है, और 25 से 30 सीट्स के आसपास NDA गठबंधन को मिलने वाली हैं, मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बिहार में 40 सीट्स हैं, इसमें से 34 से 38 सीट्स जो है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन NDA के पक्ष में जा रही हैं। तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं, जिसमें से तमिलनाडु थोड़ा सा कम सीट्स हैं, 10 से 12 सीट्स, और अभी चूँकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय है तो यहाँ पे कुछ उतार चढ़ाव के आसार नज़र आ रहे हैं। 10 से 12 सीट। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में 29 सीट हैं, और 26 से लेके 28 सीट्स इसमें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। 26 सीट्स में यह कहा जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार बहुत मुश्किल में है, और हो सकता है वो चुनाव इस बार पुनः हारें, परंतु चुनाव में पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी लगा देती है। और एक भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है कि इसका एक वर्ग है जो RSS इसका समर्थन करती है, भारतीय
तो आरएसएस जब समर्थन करती है तो आरएसएस के लोग कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ से पहुँचते हैं, कहाँ से निकलते हैं, और वो बिल्कुल जुट जाते हैं, तन मन सब कुछ अपना निछावर करते हुए वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल क्रिएट कर देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के जीतने के पूरे आसार हो जाते हैं। तो कर्नाटक में 28 सीट हैं, जिसमें से 23 में से 25 सीट्स गुजरात 26 में से 26 सीट्स, यहाँ पे किसी अन्य दल की दाल नहीं गलनी है। राजस्थान 25, राजस्थान में भी कमोबेश यही स्थिति है, 24 से 25 सीट्स। फिर उड़ीसा में 21, उड़ीसा में अभी गठबंधन हुआ है, तो उड़ीसा में से 15 से 18 सीट्स। केरल में इस बार जो है खाता खुलेगा और 2 से 5 सीट्स की संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी 2 से 5 सीट्स ला सकती है। तेलंगाना का भी स्थिति बड़ी बीजेपी की अभी तक खराब थी, एनडीए गठबंधन की। यहाँ पे कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, मगर तेलंगाना में 17 सीट्स हैं, जिसमें से 6 से 8 सीट्स इस बार एनडीए गठबंधन को मिलने की पूरी संभावना है। असम की बात करते हैं तो असम में 14 सीट्स हैं, जिसमें से 10 से 12 सीट्स जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में 10 से 12 सीट्स हैं जो उनको दिखाई दे रही हैं। पंजाब 13 में से 6 से 8 सीट्स, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति कमज़ोर है, मगर 6 से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ में एनडीए 11 में से 11 सीट्स उसको मिलेंगी। हरियाणा 8 से 10 सीट। दिल्ली क्लीन स्वीप करती है। दिल्ली में कुछ माहौल कुछ अलग रहता है। लोकसभा में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती है, और विधानसभा में वही उसके जस्ट उलट आप पार्टी का अरविंद केजरीवाल का साथ देती है। तो यहाँ पर लोकसभा में 7 की 7 सीट्स भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जम्मू कश्मीर में 6 सीट्स हैं, जिसमें से 3 से 4 सीट्स इस बार जम्मू कश्मीर में एनडीए गठबंधन को मिलेंगी। उत्तराखंड 5 में से 5, हिमाचल 4, एनडीए को 4, गोवा में 2 सीट्स हैं, जिसमें से 1 सीट, त्रिपुरा 1 से 2 सीट्स, मणिपुर की दोनों सीट्स भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। मेघालय 2 में से 1, इसी तरह से छोटे हैं निकोबार, दमन द्वीप। इस तरह से कुल 375 से लेके 417 का आंकड़ा इस बार आया है। 375 से लेके 417, तो 417 सीट्स भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं उसकी बात करें तो 135-140 सीट्स INDIA गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एनडीए गठबंधन की सीट्स, एनडीए गठबंधन में एक विशेषता ये दिख रही है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो उसकी सीट्स बहुत कम हो रही हैं। 40 सीट्स, 40 और 50 के आसपास का आंकड़ा आ रहा है कि 50 पार करना कांग्रेस के लिए इस बार संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये स्थितियाँ बहुत अलग हैं। मुद्दे तो बहुत हैं, कांग्रेस विपक्षियों के पास मुद्दे बहुत हैं, इस समय बहुत अधिक मुद्दे हैं, परंतु कोई विपक्ष ना होने के कारण कुछ चुनाव इस तरह से कुछ वॉकओवर जैसा होता दिखाई दे रहा है कि उत्तर भारत में तो वॉकओवर बीजेपी को मिल रहा है। दक्षिण भारत में अवश्य कहीं ना कहीं थोड़ी चुनौतियां बहुत हैं, और दक्षिण भारत में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन कोशिश कर रहा है उसके परिणाम भी बहुत अच्छे आने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो मित्रों, इस बार देखते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जो बात कर रहा है कि 400 के पार होगा, या फिर 2004 का इतिहास रिपीट होगा, फील गुड, और बाद में नतीजा आपके सामने था, कांग्रेस ने सरकार बनाई। तो कुछ ऐसा इस वर्ष तो नहीं होगा
ये देखने के लिए इंतज़ार करिए, परंतु ऐसे आसार नहीं हैं, क्योंकि मोदी की विश्वसनीयता, हमारे जो आदरणीय माननीय नरेंद्र भाई मोदी हैं, उनकी विश्वसनीयता बहुत है। उनके सामने राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अन्य कोई नेता की लोकप्रियता नहीं है। मुद्दे बहुत हैं, मगर कोई भी मुद्दे को पकड़ने में अभी सक्षम दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी ऐसा विरोधी नहीं है जो INDI गठबंधन के पास बहुत अच्छे मुद्दे थे, उनको चर्चा करनी थी कि परित्यक्त वर्ग, मुस्लिम्स, SC ST, इनको जोड़ते और इनको जोड़ने की यदि ये कोशिश करते, और ये अच्छे अच्छे मुद्दे इनके पास हैं। ये एंटी इनकम्बेंसी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और जो नेता हैं, वही जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने का कार्य करेंगे। जनता तो जो है मोदी के साथ है, और मतदाता भाई इस समय तो मोदी 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 मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, हमारे कांग्रेस के BJP के अध्यक्ष भाई JP नड्डा जी, इनके अलावा किसी के बारे में सुनने को तैयार नहीं है। तो मित्रों, देखते हैं चुनाव की आज संभवतः घोषणा हो जाए, और उसके बाद हम कोई नतीजे नहीं देंगे। चुनाव होने के बाद, वोटिंग होने के बाद फिर हम ओपिनियन पोल की बात करेंगे, तब हम आपके सामने आएंगे। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।